हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट प्लेटफॉर्म। मैं अभिषेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं जो वीडियो, इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं फाउंडेशन पार्ट को और अपने थर्ड लेक्चर को। तो थर्ड लेक्चर जो आप वॉच कर रहे हैं मेरे पीछे, ये है कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट जो कि इंडाइसेस रिलेटेड है। अब अगर आप हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और आपका अगर सपना है आईआईटी जेईई, तो ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि 8, 9, 10th में हम लोग इन वर्ड्स को नहीं सुनते। लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे, हम जैसे जैसे आईआईटी जेईई की एडवांस कोर्सेज को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वर्ड हमें मिलता है इंडाइसेस। लेकिन जब मैं इसको अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे सर हम इस चैप्टर को तो ऑलरेडी 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे पहले तो हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके नाम पे, ठीक है, कि ये नाम क्या है, इंडाइसेस वर्ड का मतलब क्या है और लॉज क्या है। तो कुछ लॉज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आप वॉच कर रहे हैं थर्ड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट थ्योरी और 2 डीपीपीस को सॉल्व कर चुके होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फाउंडेशन कोर्स को पूरे पहले लेक्चर से पढ़ना चालू करना, जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको नंबर 9 के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी, और यहाँ पे मैं इंडाइसेस की आपको बेसिक कंसेप्ट्स की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवाता है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कंप्लीट सॉल्यूशंस, कंप्लीट थ्योरी, आपको यहाँ पे लेक्चर्स सब प्रोवाइड होते हैं। इसी के साथ में अब आपको तैयारी करवा रहा है मैग्नाब्रेन्स फाउंडेशन के लिए। और फाउंडेशन अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई और नीट, तो ये चैनल आपके काम का है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल सा वर्ड इंडाइसेस। क्लियर है? चलिए, तो वर्ड इंडाइसेस क्या है? तो यहाँ पे जब आप देखते हैं वर्ड इंडाइसेस, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप चाहे इंडाइसेस बोल लें या इंडेक्स बोल लें, 2 वर्ड हैं ये। एक वर्ड है इंडाइसेस, एक वर्ड है इंडेक्स। इंडाइसेस या इंडेक्स ये दोनों एक ही वर्ड है। ये दोनों तब यूज किए जाते हैं जब हम किसी चीज की पावर की बात करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने बोला कि किसी चीज की पावर की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में वो 8th क्लास 9th क्लास का चैप्टर आ गया होगा, जहां पे आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पूरा ज्ञान लिया था। तो 7th क्लास में भी आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़े थे, 9th क्लास में भी, 8th क्लास में भी और 10th क्लास में भी कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यूज होते हैं। तो जब आप एलजेब्रा के साथ डील करते हैं, जब आप बेसिक एलजेब्रा को पढ़ते हैं, मतलब मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एलजेब्रा, जहां पे आपको 2-3 वर्ड्स बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं, जैसे टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, बेस क्या होती है, पावर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और इन चीज का जब यूज मैथ्स में किया जाता है, तो वहां पे ये कॉमन टॉपिक आपको देखने को मिलता है, वो है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। और आपको ये पता है कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक लॉज होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 6 बेसिक लॉज पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे 12 चीजों पे, यस 12 लॉज। और मैं कहूँगा 12 लॉज भी नहीं, 24 लॉज के बारे में बात करेंगे हम, यस 24 लॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। क्लियर है? तो चलिए, जब हम वर्ड इंडाइसेस बोलते हैं तो बेसिकली हम पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पावर्स को इंडाइसेस बोला जाता है। यही चीज आप मेरे पीछे एक छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ देख रहे हैं। एक छोटी सी हम रीड कर लेते हैं, फिर इस पे आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे। इंडाइसेस क्या है? तो आप इंडाइसेस बोल ले या इंडेक्स बोल ले, तो इन मैथमेटिक्स, इन द पावर और एक्सपोनेंट विच इज रेज्ड टू अ नंबर और अ वेरिएबल। अब वर्ड वेरिएबल का मतलब आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, लेकिन देन ऑल्सो मैं वर्ड वेरिएबल को समझाता हूँ। वर्ड वेरिएबल बेसिकली मैथमेटिक्स में एक ऐसा शब्द है, जब आप मैथ्स में किसी भी चीज को कहते हो कि एज्यूम कर लो, मान लो कि ऐसा है। तो जब मैं मैथ्स में किसी नंबर को एज्यूम करता हूँ, किसी नंबर को मानता हूं कि हाँ कोई नंबर है, एज्यूम कर लिया मैंने, लेकिन वो नंबर क्लियर नहीं है क्या है। वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। उस नंबर को जब मैं एज्यूम करता हूँ, मानता हूँ, तो उसी नंबर को अल्फाबेटिकल तरीके से जब मैथ्स में मैं स्मॉल लेटर्स के थ्रू किसी चीज को लिख के दिखाता हूँ, तो उसी को वेरिएबल बोला जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं ए से लेके Z तक ये जो स्मॉल लेटर्स हैं, इनका यूज करता हूं किसी चीज को मान लेने के लिए, किसी चीज को एज्यूम करने के लिए, किसी नंबर को एज्यूम करने के लिए, तो यही लेटर्स मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स कहलाते हैं, A to Z।
लेकिन स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। इस चीज़ का आप बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। ए बी एक्स पी क्यू, आपने हर जगह ये लेटर्स देखे होंगे मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर इन्हीं को वेरिएबल्स बोला जाता है। जब किसी वेरिएबल या किसी नंबर का कुछ पावर लगा दी जाती है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझना कि जब भी किसी नंबर के ऊपर यहाँ पर इस स्पेस में अगर मैं कुछ लिख दूं, ठीक है, कोई नंबर लिख दूं, तो इस केस में इस चीज को 2 को बोला जाता है बेस, और पावर में लिखे इस m को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इसी एक्सपोनेंट को हम मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे वर्ड इंडाइजेस से डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? तो वर्ड इंडाइजेस क्या है ये आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंडाइजेस और इंडेक्स इन मैथ्स इज द पावर और एक्सपोनेंट, क्लियरली लिखा है, इट इज द पावर और द एक्सपोनेंट विच इज रेज्ड टू द नंबर और अ वेरिएबल। किसी नंबर और वेरिएबल के जब सर के ऊपर रेज करके, रेज मतलब जब ऊपर लिख दिया जाता है, रेज कर दिया जाता है, किसी नंबर के सर के ऊपर लिख दिया जाता है, तब इस केस में इस पावर, इस एक्सपोनेंट को ही इंडाइजेस बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि जैसे नंबर है 24, ठीक है, तो ये 24 नहीं है, बेसिकली 2 की पावर में 4 है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर 4 इज द इंडेक्स ऑफ 2, मतलब ये 2 की पावर में जो ये 4 है, इसी 4 को हम लोग इंडेक्स बोलेंगे। तो आप अपनी कॉपी में भी क्या नोट करेंगे, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। वो स्टेटमेंट क्या है कि इंडाइजेस क्या होते हैं, इंडाइजेस या इंडेक्स, तो इंडाइजेस भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? इसी इंडाइजेस और इंडेक्स को पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल नोट कर लीजिए। एग्जांपल मैंने ये लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, मतलब इस 4 को हम इंडेक्स बोले जाएंगे, और इसी केस में हम कहते हैं कि 4 इज द इंडेक्स ऑफ 2। ये आपकी कॉपी में होना चाहिए इस एग्जाम्पल के साथ, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस वर्ड के साथ, कौन सा, वेरिएबल वर्ड के साथ, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में वेरिएबल समझा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने पहली वीडियो वॉच नहीं की तो करो जाके, और की है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये जो एग्जाम्पल था बेसिकली 24 नहीं था, ये 2 और 2 की पावर में 4 था, इसी 4 को इंडेक्स बोला जाता है। प्लूरल है इंडेक्स किसका, इंडाइजेस का, ठीक है। तो इंडेक्स का प्लूरल इंडाइजेस है, बेसिकली द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज इंडाइजेस। तो आपको इंडेक्स बोलना है या इंडाइजेस बोलना है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश का ज्ञान, ठीक है। चलिए, इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे देखिए वर्ड अलजेब्रा का यूज़ किया है, और मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है अलजेब्रा। जब हम अलजेब्रा वर्ड सुनते हैं तो फटाक से हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो ये कि नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज़ करके जब किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। तो मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि है अलजेब्रा। अलजेब्रा में ये सब चीज़ें आती हैं, क्लियर है। तो इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यूज, और वेरिएबल्स का मतलब ऐसी वैल्यूज जो एज्यूम की जाती हैं, जो वैरी कर सकती हैं, इसलिए वर्ड वेरिएबल का यूज किया है। द कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे चीज समझिएगा, आगे क्या लिखा है, इसको अगर मैं रब कर दूं तो ये बोला है द कांस्टेंट इज अ वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट क्या है, एक इस तरह की वैल्यू है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। द कांस्टेंट, एक छोटी सी डेफिनेशन भी आप कॉपी में लिख लीजिए। कांस्टेंट किसको बोला जाता है, एक ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि फिक्स्ड है। क्लियर? फिर whereas a variable quantity can be assigned any number, or we can say its a value can be changed, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी कॉपी में इसी तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। इंडाइसेस की एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दी है, इसको और हम आगे क्लियर कर देंगे, और अच्छे तरीके से मैं नोट्स देता हुआ चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी से अगर आपने नोट्स बनाने की आदत डाल ली, अपनी कॉपी उठा लीजिए, वीडियो को पॉज करते जाइए, चीज़ों को साथ में कॉपी भी करते जाइए, आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। तो अलजेब्रा में हम जब डील करते हैं इंडाइजेस के साथ, वी डील विथ इंडाइजेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेट अस लर्न द लॉज, रूल्स ऑफ द इंडाइजेस अलोंग विथ फॉर्मूलाज एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स।
तो बेसिकली यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं कुछ रूल्स की, या आप उसको कुछ लॉज बोल सकते हैं। तो हम जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट हैं, जहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वहाँ पे हमें डील करना पड़ता है इंडाइजेस के साथ भी। और इंडाइजेस कुछ नहीं, एक सिंपल सी पावर्स होती हैं। ये पावर्स क्यों लगती हैं, किस लिए लगाया जाता है, वो आगे मैं समझा रहा हूँ। तो आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा 8th क्लास में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, या आपने 7th में उसका बेसिक ज्ञान लिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है आपको फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ वो चैप्टर्स भी एक बार जाके थ्योरी के पढ़ने चाहिए एनसीईआरटी बुक से, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आपकी 7th क्लास 8th क्लास की वीडियो आप वॉच करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स राहुल सर और मेरे द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया है। इसी के साथ में आपने इंटीजर्स चैप्टर्स एंड एक्सपोनेंट्स, तो इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स को एक्सपोनेंट्स में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ का भी ज्ञान आपको वहाँ पे एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से मेन चैनल पे आपको समझाया गया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये दोनों चैनल, जहाँ पे आपको फाउंडेशन का ज्ञान मिल रहा है और जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि भैया ये चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, उस चीज़ का भी आप वहाँ पे भी जाके ज्ञान लीजिए। क्लियर है? चलिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात अभी हम करेंगे, अच्छे बेसिक में जाके बात करेंगे, और उसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैंने रेडिकल्स और सर्ट्स पे एक अलग वीडियो बनाई है। जस्ट इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगी। ठीक है, तो आप, इसलिए मैं कहूँगा कि चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है और वो है डिपेंड ऑन द सर्ट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, अब सर्ट्स और रेडिकल्स वर्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको फाउंडेशन के अंदर ही। क्लियर है? चलिए, तो मूव करते हैं अभी थोड़ा सा आगे। तो इंडाइजेस के बारे में आपने क्या समझा, अभी तक क्या क्या समझ आया, हम थोड़ा सा उसका ज्ञान लेते हैं। एक नंबर है या वेरिएबल, अ नंबर और अ वेरिएबल मे हैव एन इंडेक्स। मे हैव एन इंडेक्स, इंडेक्स वर्ड का मतलब आपको क्या समझ आया, इंडेक्स का मतलब आपको ये समझ आया कि पावर। ठीक है, तो पावर होती है, इंडेक्स मतलब पावर। ठीक है, या उसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। चलिए, तो इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का इंडेक्स मैंने बोला x की पावर में 2 है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इंडेक्स क्या है, बेसिकली इंडेक्स क्या है, इट इज अ वैल्यू दैट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ द वेरिएबल। इट इज द वैल्यू दैट इज रेज्ड, रेज्ड मतलब ऊपर लिखी है, टू द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में ऊपर लिखी है। द इंडाइजेस आर ऑल्सो नोन एज पावर्स और एक्सपोनेंट्स, इन्हीं इंडाइजेस को हम पावर्स और एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड। अभी मैंने बोला कि इसको क्यों लिखा जाता है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है बड़ी से बड़ी चीजों को लिखने का। मेरी बात समझिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ रेड पेन से आप देखिए, आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया है कि अगर कोई भी नंबर है a, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है मान लो, अगर इसकी पावर में, ठीक है, इसका इंडेक्स में लिख देता हूं m, तो इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखने के लिए, इस चीज को कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं इंडाइजेस का। क्लियर है? तो इंडाइजेस इज बेसिकली पावर और एक्सपोनेंट जो कि किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट वैल्यू के सर के ऊपर लिखी जाती है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। हियर a इज द बेस। अब नीचे लिखे हुए a को हम यहां क्या कहते हैं, तो a क्या है, a बेसिकली बेस है, और ये m क्या है, तो m बेसिकली इंडेक्स है। आप इसको इंडेक्स बोल सकते हैं, आप इसको पावर बोल सकते हैं, आप इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपको डेफिनेशन इंडाइजेस की समझ आ गई, क्लियर है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का वेट करूंगा। चलिए, तो here a is the base and m is the index. The index says that, index, अभी देखिए ये दो लाइन अपनी कॉपी में जो लिखना, the index says that, index ये बोलता है कि a particular number, ठीक है,
or base is to be multiplied by itself the number of times equal to the index raised to it. इंडेक्स क्या बोलता है? इंडेक्स बोलता है जब मुझे किसी बेस के सर के ऊपर लगाया जाएगा। मैं यहां पे बोल रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2 और 2 के सर के ऊपर एक इंडेक्स लगा दिया, इंडेक्स मैंने लगा दिया 5। तो ये इंडेक्स बोलता है कि जिसके ऊपर मुझे लगाया है उस चीज को उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये इसका अर्थार्थ है, ये इसका मीनिंग है, ये इसका फाइनली कंक्लूजन है। तो इंडेक्स या इंडाइसिस होता क्या है? तो इंडेक्स ये कहता है कि मुझे जिसके भी सर के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर भी रेस करके लिखा जा रहा है, आप उस चीज को उतनी बार, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? अब इस चीज से बचने के लिए, सर अगर इसकी पावर में 100 होता, 1000 होता, तो क्या सॉल्व करना आसान होता? ठीक है, तब समझिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे 2 को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। इस चीज से बचने के लिए हम पढ़ते हैं लॉज, ठीक है, और वही लॉज को हम आगे अब डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। तो टोटल मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा 12 चीजें, ठीक है, और आपको बताऊंगा इन 12 को 24 की नजर से कैसे देखना है। मतलब आप यहाँ पे 12 लॉस को पढ़ने वाले हैं, 12 लॉस, अराउंड 12 है। इस 12 को हम लास्ट में समझेंगे, वीडियो के लास्ट में, कि ये 12 लॉज नहीं है, ये बेसिकली 24 लॉज है। क्लियर है? चलिए, तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया की कोई भी वेरिएबल, कुछ भी हो, अगर वो बेस में है, ठीक है, और उसकी पावर में अगर 0 है, 0 है, इस केस में इस पूरी चीज की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे, कैसे, मतलब ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैंने लिख दिया 99 की पावर में 0, तो इसकी वैल्यू 1 कैसे होगी? ठीक है, तो यहां पे अब मैं इस चीज को समझा रहा हूं, समझना इस चीज को। 99 की पावर में 0, दैट मीन्स 99 का इंडेक्स क्या है? 0 है। और इंडेक्स क्या कहता है? अभी आपने पीछे पढ़ा, इंडेक्स क्या कहता है? इंडेक्स कहता है कि द इंडेक्स सेज दैट अ पर्टिकुलर नंबर, जिस भी नंबर को आपने लिया है और जिसके सर के ऊपर आप मुझे लगा रहे हो, तो जो अभी मैंने लिखा यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 0 है। तो 0 क्या कह रहा है? 0 कह रहा है मुझे जिसके सर के ऊपर लगाया है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। अब 99 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 99 मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब 99 मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा। अब क्या करना है? तो जब 99 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 99 के साथ एक मल्टीपल है 1। एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में होता है, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बचपन से टेबल पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव यू द नंबर इटसेल्फ। द सेम थिंग यहाँ पे भी वही है। ये कह रहा है कि 99 को आप 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन सी बात है कि आपने उसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं है। ठीक है ना? अब इस 99 के साथ क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में था, तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू यही 1 आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। पहला लॉ, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, अगर उसकी पावर में 0 है, 0 है, तो आंसर हमेशा 1 होगा। इसलिए इस फॉर्मूले को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे समझना। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ क्या कहता है? तो दूसरा लॉ कहता है कि भाई अगर कभी भी बेस का इंडेक्स, बेस का इंडेक्स, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, अगर इसकी पावर में 1 है, तो ये हमेशा वो ही वैल्यू देगा। क्या बोल दिया सर? मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 5 की पावर में 1 है तो वैल्यू हमेशा 5 आएगी। अगर 99 की पावर में 1 है तो वैल्यू हमेशा 99 आएगी। अगर 993 की वैल्यू 1 है, इंडेक्स 1 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा यही खुद आएगी। क्लियर है?
अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडेक्स बोल रहा है, इंडेक्स बोल रहा है। पीछे भी मैंने यही तो लिखा कि इंडेक्स ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये लॉ ऐसा बोल रहा है कि इंडेक्स सेज दैट द पर्टिकुलर नंबर और द बेस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू द इंडेक्स रेज टू इट। क्या रेस किया था आपने, क्या इंडेक्स लिखा था आपने? 1 इंडेक्स लिखा था। इसका मतलब इस चीज को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 993 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। 993 जब 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 993 आएगी। 99 जब 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वैल्यू 99 ही आएगी। 3 जब 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 3 ही आएगी। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में 1 है तो वो हमेशा वैल्यू इटसेल्फ देगा। कमेंट बॉक्स में बताइए सेकंड लॉ समझ आया? क्लियर है मेरी बात? चलिए जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, हम मूव करते हैं आगे। थर्ड लॉ क्या कह रहा है? तो थर्ड लॉ कह रहा है कि तुम दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल देख लो, अगर उसकी पावर में नेगेटिव साइन है, अगर उसकी पावर में नेगेटिव साइन है, अगर उसका इंडेक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। यही चीज आपको यहाँ पे थर्ड लॉ सिखा रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, अगर इसके इंडेक्स में नेगेटिव साइन लिखा है तो इस नेगेटिव को हमें रिमूव करना है, और इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम इस पूरी चीज का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा पुल्टा मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, द रीजन इज बीइंग आपको चीजें याद रहे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए मैं 1 अपॉन बेस्ड, और बेस की जो इंडेक्स होता है वो m वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने सिर्फ इंडेक्स से नेगेटिव साइन रिमूव किया है। क्लियर है? और यही लॉ यहाँ पे थर्ड लॉ कह रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छी चीज़ें समझ आ गई, तीनों लॉ। ठीक है, यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, एक लाइक देते जाइए साथ में, तो लाइक भी ज़रूरी है। मूव करते हैं फोर्थ फॉर्मूले पे। फोर्थ क्या कहता है? एक सिंपल सी चीज़ है, इसको मत देखिए, बहुत बड़ी चीज़ कुछ आपको दिखेगी, एग्जाम्पल्स दी हैं, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये कि कभी भी अगर कोई दो सेम बेस है, सिमिलर बेस है, चीज़ समझना, कभी दो सिमिलर बेस अगर आपको दिख गए और इनका इंडेक्स डिफरेंट है, इनका इंडेक्स एक का m है एक का n है, तो इस केस में ठीक है आपको बेस कॉमन लेनी है। आपको क्या करना है? आपको बेस कॉमन लेनी है और इंडेक्स, दोनों चीजों के इंडेक्स को ऐड कर देना है। तो m प्लस n करना है। कई बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में m इंटू n करके आ जाते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई का सिंबल है किसके बीच में? किसके बीच में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बीच में। तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, और इसमें जो बेस है, ये बेस इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेस के एकदम सिमिलर है। यहाँ पे a से सिमिलैरिटी रखता है। ठीक है, दोनों जगह a और a है। तो इस केस में जब पावर्स डिफरेंट हो, जब एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, जब इंडेक्स डिफरेंट हो, तो आपको कुल मिला के बेस को कॉमन लेना है और इंडेक्स को ऐड करना है आसान, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें इसके ऊपर। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या लिखा है कि अगर 2 की पावर में 3 है और उसको मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर में 6, मतलब अगर 2 बेस है और इसका इंडेक्स 3 है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं सिमिलर 2 जिसका इंडेक्स 6 है, तो इस केस में आपको 2 को कॉमन लेना है और पावर्स को ऐड करना है, जिसकी वैल्यू 2 की पावर में 9 आएगी। तो 2 का इंडेक्स कुल मिला के 9 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी। इस चीज को आप याद रखिएगा। 5/6 दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है। इसकी इंडेक्स अगर आप देखेंगे 4 और 5 है, तो हमने क्या किया? 4 को 5 के साथ ऐड कर दिया और 5/6 जो है इसको कॉमन ले लिया, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 5/6 जिसकी पावर में 9 हो जाएगा। तो 4 + 5 क्योंकि 9 होता है, वही चीज़ यहाँ पर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में ली है।
थर्ड एग्जाम्पल देखना, 2 का इंडेक्स 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 का इंडेक्स 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 का इंडेक्स 5 और 2 का इंडेक्स 8। अगर ऐसा लिखा है तो इस केस में ये बेसिकली इनटू का साइन, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इनटू का साइन है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि बहुत सारे टर्म्स आपको दे दिए और इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, ठीक है, और सबके बेस सिमिलर है। क्या लिखा है कि अगर a की पावर में m है, a का इंडेक्स m है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का इंडेक्स अगर n है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का इंडेक्स अगर p है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का इंडेक्स अगर q है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का इंडेक्स अगर r है। तो अगर ऐसे ऐसे अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं जहां पे बेसिस हमेशा सेम आ रही हैं बट पावर्स हमेशा डिफरेंट आ रही हैं, तो इस केस में भी आप a को कॉमन ले लेंगे, मतलब बेस कॉमन ले लेंगे और जितनी पावर्स दी हैं उन सब पावर्स को ऐड करके लिख देंगे, m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r। तो सेम लॉ यूज किया है, पावर्स ऐड हो रही हैं। पावर्स ऐड कब होती हैं? जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और बेस सेम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे फाइनली वैल्यू आएगी m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फाइनली वैल्यू आ जाएगी तो 2 की पावर में 20 आ गया। ये 2 की पावर में 20 कहाँ से आया? जब 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 किया। क्लियर है ये चीज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। मूव करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो फोर्थ एग्जाम्पल में भी आप देखिएगा बेस जो लिखा है वो एकदम सिमिलर लिखा है, √7 बेस एकदम सिमिलर है, पावर जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, पावर ऐड होके 8 बन जाएगी। तो √7 की पावर में 8 आ जाएगा। इसका मतलब √7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां तक बात समझ आ रही है? तो आप थे फोर्थ फॉर्मूले पे, मूव करते हैं हम फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ। सिंपल सा, यहां पे एग्जांपल्स नहीं लिए बट मैं लूंगा। अभी देखना, a की पावर में m है, दैट मीन्स अगर दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, अगर उसकी पावर में कुछ इंडेक्स है, अगर उसका कुछ इंडेक्स है और इस चीज को सिमिलर वैल्यू के साथ डिवाइड किया है, सिमिलर बेस के साथ डिवाइड किया है और जिसको डिवाइड किया है उसकी पावर भी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट पावर्स है और बीच में डिवीजन का साइन है। पीछे आपने जो लॉ पढ़ा वो मल्टीप्लिकेशन का लॉ था, ये डिवीजन लॉ है। डिवीजन लॉ क्या कहता है? डिवीजन लॉ कहता है कि अगर सिमिलर बेस है, इंडेक्स डिफरेंट है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो इस केस में आपको m माइनस n करना है। a को कॉमन लेके m में से n माइनस कर दीजिए, ठीक है। m माइनस n करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड करना है। बस सिंपल सा। यहां तक ये थे आपके 5 लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके आगे अभी हम और मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं चीज समझाता हूं। एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूं इसको देखिएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पे आपको कह रहा हूं कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड विथ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 की एक इंडेक्स में डाल देता हूं, यहां पे 5 डाल देता हूं, कोई इश्यू नहीं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं 2 को नीचे कॉमन ले लूंगा, ठीक है, और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसको मैं 7 माइनस 5 कर दूंगा और जैसे ही 7 माइनस 5 करूंगा तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 की पावर में 2। इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, आगे सवाल भी देखेंगे। चलिए एक 6th लॉ देखिएगा। 6th लॉ क्या बोल रहा है? ये कह रहा है a रेज़ टू द पावर ऑफ m होल रेज़ टू द पावर ऑफ n। ये लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा है। क्या कह रहा है? अगर कुछ बेस है और बेस का कुछ इंडेक्स है, बेस की कुछ पावर है, ठीक है, और ये कंप्लीट चीज एक ब्रैकेट के अंदर है और इसकी भी अगर कुछ पावर है, तो पावर की पावर है अगर, या ऐसे मैं बोलूं कंप्लीट चीज की कुछ पावर है, तो अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है,
इसकी भी अगर कुछ पावर है तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप इन दोनों इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बेस आप ले लेंगे कॉमन और m को मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं फोर्थ फॉर्मूले के साथ, वो कहते हैं सर आपने फोर्थ फॉर्मूले में भी तो यही पढ़ाया था। नहीं, मैंने फोर्थ फॉर्मूले में अलग चीज बताई थी। मैंने वहां बताई थी कि दो सिमिलर बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी अगर पावर डिफरेंट है, तो इस केस में मैंने ऐड करना सिखाया था, बट इस केस में मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। किसको? इंडेक्स को। इंडेक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, इंडेक्स कब ऐड होता है, इंडेक्स कब सब्ट्रैक्ट होता है। अगर ये चीज दिमाग में बिठा ली तो ये फॉर्मूले करने में कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, देखिए बेस है मेरी 5 का इंडेक्स है 2 और कंप्लीट का इंडेक्स है 3, ठीक है। तो 5 की पावर में 2 और कंप्लीट की पावर में 3, ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ब्रैकेट देख के पता चला। मुझे इस ब्रैकेट ने ये चीज जवाब दी है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसका भी इंडेक्स है, ठीक है, उस कंप्लीट का भी इंडेक्स है। इस केस में हम 2 इंटू 3 करेंगे, इसी कारण 6 आएगा। ये 6 किसके इंडेक्स में जाएगा, मतलब 6 किसका इंडेक्स है? 6 5 का इंडेक्स है। तो 5 इज द बेस, जिसको आपने, मैं कहूंगा वो जो लिखा था वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है, और पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना आसान। देखिए ये बेस है, क्या बेस है? 2/3। तो 2/3 इज अ बेस, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की पावर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन की पावर क्या है? 4 और कंप्लीट की पावर क्या है? देखिए बिग ब्रैकेट के साथ चीजें सेपरेट की हैं, इसकी पावर है 5। तो 4 इंटू 5 करूंगा, इसी कारण यहां पे 20 आ रहा है। क्लियर है ये वाला लॉ? कमेंट बॉक्स में बताइए। टोटल आप कर चुके हैं यहां पे 6 लॉस, ठीक है। 7th देखिएगा, 7th क्या कह रहा है? 7th कह रहा है कि अगर कभी दो डिफरेंट बेसेस होती हैं, जैसे कई लोगों के अभी दिमाग में एक चीज आ रही होगी, वो ये कि सर चलो ये बात तो आपकी समझ आई कि अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, तो इस केस में हम बेस को कॉमन लेके m प्लस n करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन अगर यहां पे सवाल पलट दिया, सवाल में हमें दे दिया कि बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और इनका इंडेक्स सिमिलर है, तो इनका इंडेक्स अगर सिमिलर है, मैं कह रहा हूं यहां पे भी m है, यहां पे भी m है, तो इस केस में हम a के साथ b को, मतलब दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके हम पावर को, इंडेक्स को कॉमन ले लेते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यही चीज यहां पे लिखी है, यहां पे a इंटू बी होल रेज टू द पावर n बोला है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, तो a और b इन दोनों की पावर सिमिलर है, हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहां पे बेसिकली आपको 2 फॉर्मूले देखने को मिले। तो मैं आगे यही सिखाने वाला हूं। 12 फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं, 12 24 हो जाएंगे। कैसे होंगे वो लास्ट तक सुनना वीडियो को। तो पहले 12 फॉर्मूले तक हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद 24 फॉर्मूलों की बात करेंगे, 24 लॉस। और आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको चीजें समझनी जरूरी है। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। छोटा सा एग्जाम्पल क्या लिया है कि मान लीजिए कि 4 की पावर में 5 है, ठीक है, और 7 की पावर में भी 5 है। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है। इस चीज को अगर मुझे लिखना है तो इस चीज में मैं क्या करूंगा, मैं 4 इंटू 7 कर दूंगा, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और पावर को कॉमन ले लूंगा। समझ आया? क्लियर है? तो 4 इंटू 7 कितना होता है? ये हो जाएगा सर 28 और 28 की पावर में 5 हो जाएगा, मतलब 28 का इंडेक्स 5 बन जाएगा। तो ये चीज दी थी, इससे मैंने ये लिखा। और अगर ये दिया रहता इससे मैं ये लिख सकता हूं जो यहां पे दिया है। यहां पे क्या दिया है, तो यहां पे इन्होंने बोला है मान लीजिए कि, मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं, मान लीजिए कि 20 की पावर में 5 है और मुझे इस 20 की पावर में 5 को सेपरेट करना है। तो इस केस में हम बेस को तोड़ सकते हैं 2 फैक्टर्स में। तो बेस आपका हो जाएगा 4 इंटू 5 20 और इसकी पावर में 5 लिख सकते हैं। 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने 20 को 2 चीजों में तोड़ा है, 2 फैक्टर में तोड़ा है। 4 इंटू 5 इज 20, तोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। और इस चीज को और सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, तो इस चीज को और सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा 4 की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 5। देखो अगर ये दिया होता तो हम ये बना देते, ये दिया है तो हम ये बना सकते हैं, इनवर्स।
ठीक है, वाइस वर्सा। तो ये चीज आपको यहाँ पे सिखाई गई है। क्लियर है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 7th क्वेश्चन के बाद हम मूव कर रहे हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है, अभी मैंने एक लॉ पढ़ाया था। क्या लॉ पढ़ाया था? कि मान लीजिए दुनिया के कोई दो सेम बेस हैं, इनके बीच में डिवाइड का साइन है और इनकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस केस में हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, हम लोग बेस कॉमन ले लेते हैं और इनके इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही पढ़ा था अभी हमने। लेकिन अगर इसकी जगह उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए मतलब अगर आपके बेस डिफरेंट हो जाए और आपकी पावर सिमिलर हो जाए, तो इस केस में आप बेसिस को डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे का बेस डिवाइड होगा, लेकिन जो पावर है वो कॉमन ले लेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास 4 की पावर में 2 लिखा है और नीचे 2 की पावर में भी 2 लिखा है, बेस डिफरेंट है, पावर सिमिलर है। तो इस केस में हम बेस को डिवाइड करेंगे, मतलब 4/2 को तो सॉल्व करेंगे, इसकी जो पावर है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स जो है वो कॉमन हो रहा है। अब 2 से ये 4 कटा तो ये आएगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है और 2 की पावर में 2, तो ये इसका जवाब है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है 4। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया, जो यहाँ पे भी अलग अलग एग्जाम्पल से आपको दिया हुआ है। मान लीजिए 4/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 7 है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेपरेटेड है तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? वाइस वर्सा भी सीख रहे हो साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीख चुके हैं 8 फॉर्मूले। मूव करते हैं 9th क्या कह रहा है। तो 9th कह रहा है, अगेन जो आपने 3rd फॉर्मूला पढ़ा था, दुनिया का कोई भी नंबर अगर नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो उस नेगेटिव को आपको रिमूव करना है। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था कि a की पावर में नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे थे। यही चीज यहाँ पे भी लागू है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर जो बेस है वो फ्रैक्शन में दिया है, अब इसको कैसे रेसिप्रोकल करें? भैया उल्टा पुल्टा करना है ना, बोला था ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया था मैंने, उल्टा पुल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स अगर मुझे 2/3 इसकी होल पावर में -2 दिख रहा है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए 3/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। सिर्फ नेगेटिव को रिप्लेस करने के लिए हमने दिए हुए बेस को उल्टा पुल्टा कर दिया। सिंपल सा यही लॉ है। समझ आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और थम्स अप साथ में देते जाओ। ठीक है, लाइक्स भी करते जाओ। चलिए मूव करते हैं आगे। तो आगे आप देख रहे हैं कि आपने 9 फॉर्मूले सर पढ़ाए, 9 फॉर्मूलों के बाद आपने फिर 1 2 3 चालू कर दिया। ठीक है, इसमें हेडिंग जरूर चेक करना। हेडिंग क्या लिखी है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, अभी तक मैं एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा था। तो एक्सप्रेशन में आपने पढ़े हैं टोटल 18 फॉर्मूले। 18 पढ़े? 18 पढ़े हैं क्या? नहीं सर, हमने तो सिर्फ 9 पढ़े हैं। 9 नहीं पढ़े, यहाँ पे 18 पढ़े हैं। आपने वाइस वर्सा भी पढ़ा है। LHS to RHS लिख सकते हैं तो RHS to LHS भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 9 फॉर्मूलों की नजर ना देखते हुए आप सिर्फ इधर से इधर मत देखिएगा, इधर से इधर भी देखिएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी तक आप 18 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ये मैंने ट्विस्ट ओपन किया वीडियो के बीच में ही। ठीक है, लास्ट तक सुनना इन 3 के बारे में। अगर इक्वेशन फॉर्म में कोई चीज दिखती है, जैसे कि मैं बात करूं कि 2 की पावर में इंडेक्स में मैंने x लिख दिया, 2 का इंडेक्स मैंने x लिख दिया, और मैं कह रहा हूं कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2 की पावर में 3 + 3x के। ऐसा अगर मैंने माना, ठीक है, कि आपको ऐसी कभी कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे LHS RHS में बेस सिमिलर है, पावर डिफरेंट है, और आपसे कहते हैं x की वैल्यू बताइए, तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में आपको ये वाला लॉ पता होने चाहिए तीनों। क्या कहते हैं कि अगर LHS RHS में, LHS RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर आपको बेस इक्वल दिख रहे हैं, पावर डिफरेंट दिख रही है, तो इस केस में पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती हैं।
पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। अगर बेस सिमिलर है, 2 and 2 सिमिलर हैं, तो पावर भी इक्वल होगा, x इक्वल टू 3 प्लस 3x हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला अगर बेस इक्वल है, इंडेक्स डिफरेंट है, तो इंडेक्स इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर बेस डिफरेंट है, इंडेक्स इक्वल है, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, अगर बेस डिफरेंट है, इंडेक्स इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब क्योंकि इंडेक्स इक्वल है, बेस भी इक्वल हो जाएगी, a इंटू बी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पावर कब इक्वल होती है, बेस कब इक्वल होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये भी लेता हूं मैंने बोला कि x रेज टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर ऑफ 2। समझना, यहां पे पावर सिमिलर है, 2 and 2 है, LHS और RHS में क्या है, इंडेक्स सिमिलर है, तो इनका बेस भी इक्वल होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो ये लॉज बहुत यूज होते हैं, ये दोनों लॉज अभी आप जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे ये दोनों लॉज का यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। तो आपने 9 वहां देखे, 10 और 11 यहां हो गए, ठीक है। 12वां लॉ देखना क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू b रेज टू द पावर ऑफ n देन a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b, ठीक है। a की जो वैल्यू है, जो बेस की वैल्यू है, वो प्लस और माइनस दोनों b के बराबर आ सकती हैं। कैसे बोला, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम चीज समझते हैं। मैंने ऐसा बोला कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि x की पावर में 2 है विच इज इक्वल्स टू 7 की पावर में 2 है, तो x की जो वैल्यू है ये सिर्फ 7, पॉजिटिव 7 ना होते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव 7 दोनों हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है ये 7 क्या है। तो ये 7 जब इवन होता है, व्हेन n इज इवन, n क्या था, तो n पावर थी, ठीक है। अगर n इवन है तो उस केस में x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है। मैंने यहाँ पे बोल दिया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए, मैंने बोला 8 रेज टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर ऑफ y, ठीक है। और मैंने यहां पे एक कंडीशन दे दी कि y जो है y इज इवन, तो बताओ x की वैल्यू क्या है। तो इस केस में x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 8 दोनों हो सकती है, ये कंडीशन है। एक कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे यही 12 चीजें आपने समझी, उन 12 को आप 2 नजरों से देखेंगे। कौन सी 2 नजरें, वाइस वर्सा की नजर से। वाइस वर्सा का मतलब अगर LHS से RHS लिख सकता हूं तो मैं RHS से LHS भी लिख सकता हूं। ये थी एक छोटी सी बात जो कि मुझे इंडाइसेस के बारे में करनी थी। इस वीडियो में आपने डेफिनेशन समझी, इंडाइसेस वर्ड इंडेक्स को भी समझा, इंडाइसेस क्या है, इंडेक्स क्या है, डेफिनेशन समझी। आपने 12 लॉस या ऐसा बोल लीजिए 24 लॉस के बारे में समझा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में कवर की हैं। अब सर ये सारी थ्योरी लेक्चर्स जो आप फाउंडेशन के बारे में पढ़ाई करवा रहे हैं, ये हम इजी तरीके से कैसे वॉच कर सकते हैं जहां पे हमें मेहनत ना करनी पड़े ढूंढने के लिए, प्रॉपर अरेंज मैनर में हम कैसे देख सकते हैं। तो आप जो चैनल वॉच कर रहे हैं, इस चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट फाउंडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकते हैं, तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स भी अगर आपको वीडियो वॉच करनी है तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल राजा के पास जाना है, वहां पे टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, सिंपल magnetbrains.com। आप आएंगे हमारी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के अंदर जब आप यहाँ पर वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाउंडेशन कोर्स और IIT JEE का ऑप्शन, ठीक है। तो इसके हेड के नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसी लाइन में एक ऑप्शन मिलेगा IIT JEE नीट फाउंडेशन या IIT JEE एंड नीट। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन सारी टीचर्स के पास जो आपको तैयारी करवा रहे हैं IIT JEE और नीट की, ठीक है। तो IIT JEE एंड नीट ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपको IIT JEE फाउंडेशन की तैयारी करनी है, आप IIT JEE मैथ्स के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, तो आपके सारे वो फैकल्टीज जो आपको JEE के लिए, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की तैयारी करा रहे हैं, वो सब फैकल्टीज आपके सामने, सीनियर फैकल्टीज आपको ऊपर दिखेंगे और हम फाउंडेशन फैकल्टीज आपको नीचे मिलेंगे,
ठीक है, आपको धीरज सर के थ्रू पढ़ना है, आपको ऋषभ सर के थ्रू पढ़ना है, आपको मेरे साथ मैथ्स पढ़ना है, तो आप मेरी वीडियोस के नीचे यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए फाउंडेशन कोर्स के अंदर सारे टॉपिक्स के पास। तो मैथमेटिक्स में फाउंडेशन मतलब अगर आपका सपना IIT JEE नीट है, IIT JEE है, मैं खासकर उसके लिए बोलूँगा कि मैथ्स वहीं पर आएगी, तो आप अगर हैं 7th 8th 9th में या 10th में, तो आप अभी से तैयारी चालू कर सकते हैं। मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट देता हुआ चल रहा हूं और आपको ये चीज़ें पूरी तैयारी करवा रहा हूं। पूरे लेक्चर वाइज अरेंज मैनर में यहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी, DPPs मिलेंगी। आपको जो सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए। टॉपिक क्लिक करते ही आपके सामने मेरी वीडियो रन होना स्टार्ट, और सारी टीचर्स से पढ़ने के लिए इसी तरीके से यही प्रोसेस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। यही प्रोसेस अपनाना है। क्लियर है? तो इस तरीके से 100% फ्री एजुकेशन का लुत्फ उठाएं। ठीक है, किसी को किसी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको नहीं पे करना है। ये फ्री एजुकेशन है जो आपके लिए सिर्फ मैग्नेब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पे और मैग्नेब्रेन्स के मेन चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। सारी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे कोई छोटा है उनके साथ शेयर करिए, आपसे कोई बड़े हैं उनके साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स, अपने रिलेशन में जो भी सोशल मीडिया है वहां पे लिंक्स को शेयर करिए। इसी के साथ में वीडियो को लाइक जो दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। और इसी के साथ जल्दी से मैग्नेब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मतलब बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे जैसे नई वीडियोस आ रही हैं वो पहले आप तक मिले, आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं DPPs में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।